Hello dear student. So today we are going to start a new chapter mathematical reasoning. ये चैप्टर अब तक का जितना भी हम लोगों ने सिलेबस कवर किया है, चाहे वो 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये. सबसे ईजी चैप्टर मीन्स अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन अगर तुम लोगों के पेपर में आ गया तो डेफिनेटली तुम उसको सॉल्व कर सकते हो अगर तुमने ये चैप्टर अभी फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से पढ़ लिया है. तो उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एग्जाम से पहले तुम 5 या 10 मिनट इसको रिवाइज करोगे, जिसमें ही इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने वाला होगा जेई में वो सॉल्व ही हो जाएगा. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये तुम्हें पता लगेगा जब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और उसके बाद जब जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें ये बात फील हो जाएगी, यस इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला और मतलब थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है याद रखने की. कुछ बातें हैं जो हमें बस समझनी है. और ये जो है मैथमेटिकल रीजनिंग ये चैप्टर अभी भी है. और उसके अलावा अगर मान लो इंजीनियरिंग में तुम लोगों के कंप्यूटर साइंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो उसमें ना एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी तुम ये चैप्टर वहाँ पे पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग. तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है स्टेटमेंट. ये तुम लोगों ने शायद बोर्ड में भी देखा होगा. स्टेटमेंट क्या होता है भाई? तो देखो, स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस है. एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना. तो स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, बस एक वो जो है सेंटेंस है, सेंटेंस, है ना. मैं एक बार इसकी जो है डेफिनेशन बोल देता हूँ. देखो, अ सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ. या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, आर कॉल्ड अ स्टेटमेंट. तो देखो, स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं है, एक सेंटेंस है, बट अगर वो अपना बस दो ही आंसर दे रहा हो, या तो वो ट्रू हो या फिर वो क्या हो, फॉल्स हो, तो उस केस में हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना. तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा अगर वो या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा. स्टेटमेंट विच इज़ एन एक्सम्पलेटिव. जैसे कि मान लो होते ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने किसी बच्चे को बोला प्लीज़ स्टैंड अप, या फिर मैं उसको टोक रहा हूँ. और अ विश, जैसे कि कोई भी विश है, तो जैसे कि मैंने सपोज करो किसी स्टूडेंट को बोला प्लीज़ स्टैंड अप, तो वो ऐसा तो नहीं है ना वो मुझे आंसर देगा ट्रू सर, फॉल्स है सर, नहीं ना. या तो वो खड़ा हो जाएगा या फिर नहीं खड़ा होगा. ट्रू और फॉल्स इसका आंसर नहीं है ना. या फिर इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव जो होते हैं, दैट सेंटेंसेस कैन नॉट बी स्टेटमेंट, है ना. तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि ये जो ट्रू और फॉल्स जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रूथ वैल्यूज़, है ना. अब ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है तो ट्रूथ वैल्यू हम लोग टी यूज़ करते हैं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ट्रूथ वैल्यू हम लोग फॉल्स यूज़ करते हैं. जैसे कि तुम लोगों को बचपन में सिखाया होगा कि कंप्यूटर दो ही तरह की लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1. तो 0 यहाँ पे फॉल्स है और जो 1 वहाँ पे है वो यहाँ पे ट्रू है. 0 1 मतलब दो ही चीज़ें हैं. बाइनरी, बाइनरी मतलब दो का ही ऑपरेशन, जैसे प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो ऑपरेंड के बीच में होता है. वैसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बस दो ही बात है. अब है ना, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेता हूँ, और एग्जाम्पल मतलब कुछ सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बस हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है. जैसे कि सपोज करो मैंने बोला 3+2 = 6. अब है ना, ये एक सेंटेंस है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, 2+3 = 6. अब मैंने ऐसे लिख दिया. तो सिंपल सी बात है कि भाई ये एक सेंटेंस है और साथ में ये स्टेटमेंट भी है, और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स, क्योंकि 2+3 = 6 तो नहीं होता, है ना. इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब ये भी एक सेंटेंस जो है वो क्या है, स्टेटमेंट है, और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, ट्रू. मतलब हम लोग इसको टी असाइन कर सकते हैं. इसको हम लोग क्या असाइन कर सकते थे, फर्स्ट वाले को फॉल्स. अब जैसे कि मान लो मैं थर्ड एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखता हूँ, वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. जैसे मान लो तुम क्लास में से खड़े होकर कहीं जा रहे हो. अब मैं तुमसे पूछता हूँ
कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या मुझे ऐसा आंसर दोगे, ट्रू सर, या फिर ऐसा आंसर दोगे, फॉल्स सर? नहीं दोगे ना। तो तुम मुझे क्या क्या बोलोगे, रीज़न बताओगे भाई कहाँ जा रहे हो। तो ट्रू और फॉल्स तो नहीं है ना ये, तो हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे कि ये जो है ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज it cannot be defined as true or false. A statement cannot be both true or false at a time. कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। सिंपल सा है ना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहला जो है वो होता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट होता है, और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट क्या है और उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी स्टेटमेंट whose truth value does not depend on any other statement आर कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, है ना। मतलब एक ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसका ट्रू और फॉल्स होना किसी और पे डिपेंड नहीं करता हो, तो उसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट का। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, क्या इसको ट्रू और फॉल्स होने के लिए किसी और की डिपेंडेंसी है? नहीं। तो √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस स्टेटमेंट भी है और ट्रू वैल्यू है इसकी। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का ही हम लोग एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे कि द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स is an infinite set। तो यस, ये बिल्कुल सही है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है और ये सही भी है, मतलब ट्रू है और ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। अब है ना सेकंड, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हम लोग इसकी बोल सकते हैं? अ स्टेटमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स अगर कनेक्टेड हैं तो हम उसको बोलते हैं आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। द सिंपल स्टेटमेंट विच फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर नॉन एज इट्स स्टेटमेंट। सब स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, तो वो जो पार्ट होते हैं ना सिंपल स्टेटमेंट के, वो कहलाते हैं सब स्टेटमेंट। अब है ना, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इफ x is divisible by 2 then x is even number, है ना। तो देखो यहाँ दो तरह के स्टेटमेंट है, एक कह रहा है x इज अ इवन नंबर और पहला स्टेटमेंट है इफ x इज डिविजिबल बाय 2। तो x इज डिविजिबल बाय 2 इज सिंपल स्टेटमेंट एंड x का इवन होना वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, और दोनों जुड़े हुए हैं कनेक्टिव से।
वो है इफ़ और देन। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने यही देखा था कि भाई दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट अगर कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते थे, जो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है हम लोगों ने, स्टेटमेंट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये फर्स्ट है, सेकंड एग्जाम्पल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, triangle ABC, triangle ABC is equilateral triangle if and only if and only if its three sides are equal। तो देखो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं, एक है तीनों साइड्स का इक्वल होना, और एक है ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल होना। तो ये दो स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ कनेक्टिव से। ठीक है, तो ये कनेक्टिव्स होते हैं, इन्हीं कनेक्टिव्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है, यही कनेक्टिव्स हम लोगों को ध्यान से सीखना है, इन्हीं की ट्रूथ टेबल हम लोगों को बनानी है। फिर उसके बाद इसी से सारे के सारे जेईई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो सिंपल है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो पहली बात ये कि लॉजिकल कनेक्टिव्स होते क्या हैं, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच कंबाइन सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले पेज के अंदर दो एग्जाम्पल देखे थे कंपाउंड स्टेटमेंट के, तो उसके अंदर दो सिंपल स्टेटमेंट कंबाइंड हो रहे थे। तो कंबाइंड जिस चीज़ से हुए थे, एक के अंदर तो हम लोगों ने यूज़ किया था इफ़ देन, और दूसरे वाले के अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या होते हैं ये, वर्ड्स दैट कैन बी वर्ड्स, और तुम उसको बोल सकते हो फ्रेजेस विच combined simple statements to form compound statement are called लॉजिकल कनेक्टिव्स, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इनकी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से इसको देख लेते हैं कि ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्टिव्स कि भाई उसको क्या क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे उसका सिंबल कि भाई हम उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको दो सिंपल स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, है ना। एक और बात, हम सिंपल स्टेटमेंट को पी क्यू इन छोटे छोटे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था डेफिनेशन, इंग्लिश के वो सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स होता हो उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि याद है तुमने 11th क्लास में जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर क्या होता था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसको, स्टेटमेंट्स को। ओके, तो दो स्टेटमेंट के बीच में जब हम कनेक्टिव लगाएंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखने की जगह उसको सिंपल पी और क्यू से हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना। ये तो हो गया यूज़, और हम लोग उसको नाम क्या क्या देते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑपरेशन, कि भाई अगर वो जब दोनों के बीच में अप्लाई होता है तो उसको कहा क्या जाता है, वो है ना। तो देखो कनेक्टिव्स क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है एंड। सबसे पहले क्या होता है, एंड को किस सिंबल से यूज रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे। जैसे वो लेस देन और ग्रेटर देन होता है ना, तो उसको वर्टिकली रख दिया हुआ इस तरीके से। यूज़ कैसे करते हैं इसको, पी एंड क्यू, इसको हम ऐसा लिखते हैं। इसका नाम है कंजंक्शन। अब मैं तुम्हें याद करने की टेक्निक भी बता देता हूँ।
ये क्या है, जंक्शन, जैसे सूरत जंक्शन, कोटा जंक्शन ऐसे, तो उसके आगे कौन लगा दिया। अब अगला जो होगा वो डिसजंक्शन होगा, सिंपल सा है। तो सेकंड नंबर का होता है और, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ता है और, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ एंड। दो सिंपल स्टेटमेंट पी और क्यू के बीच में इसको इस तरीके से लिखते हैं, पी और क्यू, इसको नाम दिया हुआ है डिसजंक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिसजंक्शन से, ठीक है। फिर आता है इफ़, फिर एक सिंपल सा कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर लिखा होता है देन, फिर उसके बाद एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो हम सिंपली ये एरो यूज़ करते हैं या फिर डबल लाइन बना के एरो यूज़ करते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, P इम्प्लाइज Q, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q, इस तरीके से। इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। और इसका एक और नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, कंडीशनल, कंडीशनल। फिर लास्ट आता है फोर्थ नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, IFF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो इसके लिए अलग पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इसको हम लोग है ना डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये यूज़ कर लो या फिर सिंगल लाइन बना के दोनों तरफ हम लोगों को एरो बनाना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे हैं, ऐसे P डबल इम्प्लाइज Q, इसको हम क्या पढ़ते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q। इसको जो नाम दिया हुआ है वो नाम दिया हुआ है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको। तो बाई कंडीशनल ज़्यादा अच्छा नाम है, ये ज़्यादा टाइम यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब ये हो गई हम लोगों की बिल्कुल बेसिक क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने बस देखा है कि स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल, एंड के लिए, और के लिए, इम्प्लाइज के लिए और डबल इम्प्लाइज के लिए। एक बार हमने वो टेबल देख ली तो उस टेबल के अंदर हमें बस एक ही बात याद रखनी है, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं जेईई में आए हुए सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ओके।